नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह। पशुधन विश्वविद्यालय को कृषि विकास पर जोर देना चाहिए, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को बीदर के किले में स्थित भवानी मंदिर का दौरा किया। भाजपा का आरोप राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद है, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बीजेपी सोमवार से पूरे कर्नाटक में 2 दिनों का विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य में सूखे के बीच सीएम सिद्धरामैया ने बारिश के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा वर्सेस ओबीसी विवाद। बीजेपी और कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। सीएम गहलोत का बड़ा दावा, जनता ने सरकार रिपीट करने का मूड बनाया, गिनाए अपने काम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर ग्रामीण विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कर्नाटक राज्य के माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थावरचंद गहलोत ने कहा कि कृषि विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। वो सोमवार को कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर के सभागार में आयोजित 13वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिक प्रगति पर जोर देना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य से स्थापित बीदर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें पशुधन, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को मेरी बधाई, उनका भविष्य उज्जवल हो। पशुओं को रोग मुक्त बनाने के प्रयास किए जाते हैं। आज के युग में कृषक समुदाय में बदलाव लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कई शोध किए जा रहे हैं। आपको नौकरी ढूंढने के बजाय दूसरों को नौकरी देने वाला बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में आर्थिक प्रगति कर रहा है। हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती पर्यावरण में बढ़ता तापमान है। जल, जंगल और वायु की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ये सराहनीय है कि बीदर पशु विश्वविद्यालय घरेलू पशुओं की नस्लों के संरक्षण, पालन और विकास में अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज स्नातक करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए खुशी का दिन है और आने वाले दिनों में उनकी सेवा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अच्छी होगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यहां ऐतिहासिक किले के अंदर कोटे भवानी मंदिर का दौरा किया। किला परिसर में राज्यपाल का महिलाओं ने आरती उतारकर स्वागत किया। मंदिर समिति के नेताओं ने गुलाब के फूल से स्वागत कर भेंट दी। बाद में राज्यपाल ने देवी की विशेष पूजा की। मंदिर समिति ने राज्यपाल का सम्मान किया और स्मृति उपहार के रूप में देवी की एक मूर्ति। मंदिर समिति के अध्यक्ष भीमन्ना पाटिल, प्रमुख पृथ्वी सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, सोमशेखर पाटिल गादगी, शशिधर होसल्ली, नंदकिशोर वर्मा, मारुति कोरे, अशोक पाटिल, वीर संगप्पा पाटिल, शरणप्पा आदि उपस्थित। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े ने पीड़ित किसान को तत्काल मुआवजा देना चाहिए। कहा तो वहीं बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने से किसान पहले से ही चिंतित हैं। अगर गन्ने की अच्छी फसल में गलती से आग लग गई और वो जल गई तो सरकार को प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के रंजोली खेनी गांव के किसान प्रवीण के परिसर का दौरा किया, जब उनकी गन्ने की फसल में गलती से आग लग गई और वो जल गई। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए सूचित किया और जस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तुरंत झुके खंभों को ठीक करें। अच्छा खासा गन्ना अब जल गया है और हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है। किसान ने विधायक से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें मुआवजा दिया जाए, जले हुए गन्ने का तुरंत निरीक्षण कराया जाए और अधिकारी जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को रिपोर्ट सौंपे और किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बलदाड़े ने किसानों का आश्वासन दिया। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी का आरोप राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद है और लोग बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे कितना भी विरोध कर ले। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पैसे निकाल रही है, क्योंकि एक ठेकेदार के घर में पैसे पाए गए थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आयकर विभाग ने अपना काम कर दिया। किसी के घर में पैसा मिलने से इसे राजनीति रूप से जोड़ना ठीक नहीं है। लोग बीजेपी पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी विरोध प्रदर्शन करे। बीजेपी एक राजनीतिक उद्देश्य और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विरोध कर रही है। इस मामले में राज्य सरकार को किसी जांच की जरूरत नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव के कारण वे कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और हमारे राज्य में चुनाव कराने का कोई संबंध नहीं। बीजेपी के सीटी रवि के इस आरोप पर किस कांग्रेस नेताओं को पैसे इकट्ठा करने का टारगेट दिया जाता। सीएम ने कहा कि सीटी रवि के बयान हमेशा झूठ से भरे होते हैं। उनके झूठे बयानों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे सभी आरोप झूठे और निराधार हैं।
कर्नाटक बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार से 2 दिनों तक राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अगले कुछ हफ्तों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए धन इकट्ठा कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि शर्म की बात है कि अधिकारी जाने माने कलाकारों से पैसे की मांग कर रहे हैं। आईटी छापे में करोड़ों रुपए की रकम मिली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कटील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को टारगेट दे रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कलाकारों को भी नहीं बख्शा। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार 60% सरकार में बदल गई। वरिष्ठ कलाकार पंडित राजीव तारानाथ ने के कार्यक्रम के लिए जहां पारिश्रमिक 5 लाख रुपए था और अधिकारी 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि सरकार 60% कमीशन वाली सरकार है। ये सिद्धरामैया की निगरानी में हुआ, जो दावा करते हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने पूर्वोत्तर मानसून के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मानसून की विफलता के बाद कर्नाटक सूखे की चपेट में। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के लोगों को पीने का पानी, मवेशियों के लिए चारा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चामुंडी हिल्स के ऊपर 9 दिवसीय दशहरा उत्सव के उद्घाटन पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य ने 42 लाख हेक्टेयर में 30,000 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान दर्ज किया और केंद्र से 216 के रूप में 4,850 करोड़ रुपए की राहत मांगी है। तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। उन्होंने देखा कि राज्य में हरित सूखा है, क्योंकि फसलें तो हैं, लेकिन मानसून की विफलता और असामयिक बारिश के कारण कोई खास पैदावार नहीं हो रही। हालांकि सरकार चुनाव से पहले घोषित गारंटी को लागू करके किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना और उनकी क्रय क्षमता में सुधार करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हर कोई समान है और कानून के तहत उन्हें समान अवसर मिलेंगे, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि अगर सामाजिक आर्थिक समानता नहीं होगी तो सामाजिक न्याय नहीं होगा। विजयनगर साम्राज्य और फिर मैसूर के बाड़ियार द्वारा मनाई जाने वाली नवरात्रि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य दुनिया भर के लोगों के बीच कन्नड़ भाषा, इसकी संस्कृति और विरासत का प्रसार करने के लिए दशहरा उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग अपने साथियों के प्रति प्यार और सम्मान के लिए जाने जाते हैं और सभी के साथ प्यार और स्नेह का व्यवहार करते हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीएस के नेताओं को शामिल करने में व्यस्त। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पुरानी पार्टी ने बीजेपी का फायदा उठाया, जिसने अभी तक राज्य विधानसभा में अपने नेता और राज्य इकाई के अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है और अपने ऑपरेशन जल्दबाजी के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य बीजेपी नेतृत्व जिला और स्थानीय स्तर पर अपने नेताओं पर नियंत्रण खो रहा है। ये चिकमंगलुरु जैसे जिलों में स्पष्ट है, जहां सीटी रवि ने अपने समर्थक स्थानीय नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष वरसिद्धि वेणुगोपाल पर पकड़ खो दी है, जिन्होंने निर्देश के बावजूद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने रवि के करीबी विश्वास पात्र एचडी थमैया को अपने पाले में कर लिया और उन्हें चिकमंगलुरु से मैदान में उतारा। चुनाव में थमैया ने रवि को हराया, जो चिकमंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ी बढ़त मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी इसमें शामिल हो गए। दोनों के उत्तर कर्नाटक में काफी अनुयायी हैं। दरअसल शेट्टर ने ही शिरहट्टी के पूर्व बीजेपी विधायक रुद्रप्पा लम्मानी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए मनाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कुछ समय पहले कहा था कि लगभग 45 नेताओं की एक सूची है जो जहाज छोड़ना चाहते हैं। इनमें मुदिगेरे के पूर्व बीजेपी विधायक एमपी कुमारस्वामी भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही में लम्मानी के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। महाराष्ट्र में ओबीसी बनाम मराठा आरक्षण विवाद बढ़ता ही जा रहा है।
सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए कई बैठकें कर चुकी है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार को जालना जिले में एक रैली का आयोजन करते हुए शिंदे सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस रैली में उन्होंने ऐलान किया था कि 10 दिन बाद या तो विजय जुलूस निकलेगा या फिर मेरी अंतिम यात्रा। अब इस अल्टीमेटम के 2 दिन बीत चुके हैं और केवल 8 दिन ही शेष है। मराठाओं को कुणबी मराठा का दर्जा देकर ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के अल्टीमेटम के बाद ओबीसी वर्ग में हड़कंप मच गया है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण कोटा कम होने की आशंका के बाद सभी ओबीसी संगठन एकजुट होने लगे हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को मुंबई में कांग्रेस और बीजेपी ने ओबीसी सेल की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में नाना पटोले कांग्रेस ओबीसी सेल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं मुंबई बीजेपी कार्यालय में आज 12 बजे महाराष्ट्र बीजेपी ओबीसी सेल की बैठक है। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले संबोधित करेंगे, जहां केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की गई है उसके लाभार्थियों की संख्या महाराष्ट्र में कैसे बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही में ओबीसी आरक्षण मनोज जरांगे पाटिल के अल्टीमेटम पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की डेट आने के बाद सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को रिवाज को तोड़ते हुए सत्ता में वापसी का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम में कोई कोताही नहीं बरती। यही वजह है कि जनता ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मन बना ली। गहलोत ने जयपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने पानी, बिजली, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता से काम किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 1.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनवाई है और वो 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि लोगों ने इस बार तय कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है। ये मेरा मानना है, जो मैं लोगों से मिलकर फीडबैक के आधार पर महसूस करता हूं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। लालू परिवार के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को पेशी से छूट मिले। कोर्ट ने इस अनुरोध को मंजूरी कर दिया है। इस तरह लालू परिवार को आज पेशी से छूट दे दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपी हैं। मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी सह आरोपी बनाया है। इसी साल 4 जुलाई को सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया गया। ये मामला 14 साल पहले का है। उस दौरान केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव रेल मंत्री थे। मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और अब जमीन का जब सौदा हो गया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। इसे ही लैंड फॉर जॉब घोटाला कहा गया। मामले में पिछली सुनवाई में लालू यादव सहित उनके परिवार के अन्य लोग कोर्ट में उपस्थित हुए थे। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने देश के अलग अलग हिस्से में छापेमारी कर पैन इंडिया ऑपरेशन में विदेश से भारत आए सोने की तस्करी मामले में 31.7 किलोग्राम सोना जब्त किया। इतने सोने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 19 करोड़ रुपए है। डीआरआई सूत्रों ने बताया कि सोने की तस्करी जमीन और ट्रेन के रास्तों का इस्तेमाल कर बहुत ही प्लानिंग के जरिए की जाती। गुप्त जानकारी मिलने के बाद वाराणसी, नागपुर और मुंबई में छापेमारी कर 19 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त किया गया। दूसरे ऑपरेशन में वाराणसी स्थित डीआरआई की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये दोनों उत्तर प्रदेश में कार से कहीं सोना डिलीवर करने जा रहे थे। स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों का हाईवे पर कई किलोमीटर तक पीछा किया गया। बाद में दोनों जंगल में छिप गए, जहां सर्च करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। फिर पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने कार के हैंड ब्रेक के नीचे एक कैविटी बनाई थी, जिसमें से 18.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। तीसरी कार्रवाई मुंबई में की गई, जहां डीआरआई की टीम ने 5 लोगों को हिरासत में। ये सभी वाराणसी से मुंबई ट्रेन से आए थे। उनके पास से डीआरआई को 4.9 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बांग्लादेश के बॉर्डर से विदेशी सोना भारत लाते थे और फिर उसे मुंबई, नागपुर और वाराणसी में रोड या ट्रेन के रूट का इस्तेमाल कर भेज देते थे। इस पूरे ऑपरेशन में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 लोगों को मुंबई, 2 लोगों को वाराणसी और 4 लोगों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डीआरआई आगे की जांच कर रहा है। सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने चुनावी वादों को लेकर पार्टी नेताओं कमलनाथ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधने के लिए सीएम शिवराज की आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह
सप्रा ने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी को डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 में से 145 से अधिक सीटें जीतेगी। सप्रा ने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी राज्य में बीजेपी की डूबती नैया को नहीं बचा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की आसन्न हार को देखकर हताश हो गए और राजनीतिक मर्यादाओं को भूलकर मूर्खतापूर्ण बयान जारी कर रहे हैं। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि चौहान ने गांधी परिवार के खिलाफ बोला है और ये भूल गए हैं कि परिवार ने देश की खातिर बलिदान दिया है और वो इसके लिए तैयार है। सप्रा ने कहा कि नाथूराम गोडसे के उपासक केवल गांधी और गांधीवादियों का तिरस्कार करते हैं। देश ये नहीं भूलेगा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस छात्रवृत्ति योजना के तहत जाति, धर्म और वर्ग से परे मध्य प्रदेश में हर बच्चे को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को 500 रूपये प्रतिमाह और कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 1000 रूपये प्रतिमाह और कक्षा 11वीं और 12वीं को 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। गाजा पट्टी में इजरायल सेना का भीषण प्रहार जारी है। विशालकाय बमों और रॉकेट्स के प्रहार से गाजा धुआं हो गया है। गगनचुंबी इमारतें भी एक ही प्रहार से धराशायी हो रही है। चारों तरफ हाहाकार और चीख पुकार का आलम है। गाजा अब शमशान में बदल चुका है, जहां सिर्फ लाशें और खंडर है और चीख पुकार, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इजरायली सेना अब धीरे धीरे गाजा में प्रवेश कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक हमास और फिलिस्तीनी आतंकी को इजरायली सेना चुन चुन कर मारने का अभियान शुरू कर चुकी है। ऐसे में हमास आतंकियों को भी अपना आखिरी वक्त नजदीक आने की आहट महसूस हो चुकी है। अब किसी भी कीमत पर हमास का बच पाना मुश्किल है। लिहाजा हमास ने कुछ लोगों को बंधक बनाकर इजरायली सेना पर दबाव बनाने का आखिरी दांव खेला है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने गाजा में 199 लोगों को बंधक बनाकर रखा है और ये संख्या पिछले अनुमानों से अधिक है। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने सोमवार को बताया कि बंधकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्या बंधकों की संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बंधक किसकी कैद में है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से अधिकतर लोगों को गाजा पर शासन करने वाले हमास आतंकवादी समूह ने बंधक बनाया। इजरायली सेना पर दबाव बनाने के लिए हमास के आतंकी अब तक सैकड़ों इजरायलियों की हत्या कर चुके हैं। इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है, लिहाजा हमास के आतंकियों ने अमेरिकी नागरिकों को भी नहीं बख्शा। कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बनाने के बाद हमास उनको भी मौत के घाट उतार चुका है। इससे अमेरिका पर भी दबाव बनाने का प्रयास हमास की ओर से किया गया है, मगर इजरायल और अमेरिका अभी तक हमास के दबाव में नहीं आए हैं। मगर अब करीब 200 लोगों को बंधक बनाकर एक बार फिर हमास ने इजरायली सेना और अमेरिका को दबाव में लाने का प्रयास किया है। अब देखना है कि इससे कैसे निपटा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल हमास संघर्ष पर बड़ी बात कही है। बाइडेन ने कहा कि हमास और इजरायल दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं, लेकिन दोनों के हमलों में फर्क है। उन्होंने जहां इजरायल के हमले को जायज बताया, वहीं हमास के हमले को बर्बरतापूर्ण बताया। हालांकि उन्होंने इजरायल को भी परोक्ष रूप से चेतावनी दे डाली। अपने ही दोस्त के खिलाफ बाइडेन ने ऐसा बयान दिया जो इजरायल के गाजा में हो रही कार्रवाई पर सवालिया चिन्ह लगाता है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि गाजा में इजरायल का हमला इजरायल के लिए बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने साफ कहा कि मुझे उम्मीद है कि इजरायल गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों और फिलिस्तीनी नागरिकों और तेल अवीव के जवाबी हमले में मारे गए हमास आतंकवादियों के बीच एक बुनियादी अंतर, क्योंकि आतंकवादी समूह हमास बर्बरता में लगा हुआ है। हमास प्रलय मचाना चाहता है, उसके इरादे बहुत नकारात्मक है। एक इंटरव्यू में बोलते हुए बाइडेन ने हमास को कायरो का झुंड कहा, जो नागरिकों के पीछे छिपे हुए हैं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे होने पर काजोल फिर बनी अंजलि, दिखाई पुरानी वाली अदा। अब समाचार खेल जगत से है। एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके खिलाड़ी ने 18 गेंदों में लगाया अर्धशतक, विस्फोटक बैटिंग से किया कमाल। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सोना हुआ और सस्ता, फेस्टिवल में खरीदारी का शानदार मौका, चांदी स्थिर। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह, पशुधन विश्वविद्यालय को कृषि विकास पर जोर देना चाहिए, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को बीदर के किले में स्थित भवानी मंदिर का दौरा किया। भाजपा का आरोप राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद है, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बीजेपी सोमवार से पूरे कर्नाटक में 2 दिनों का विरोध प्रदर्शन करेगी। राज्य में सूखे के बीच सीएम सिद्धरामैया ने बारिश के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा वर्सेज ओबीसी विवाद, बीजेपी और कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। सीएम गहलोत का बड़ा दावा, जनता ने सरकार रिपीट करने का मूड बनाया, गिनाया अपने काम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।